हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास से हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यूएस का डोमिनेंस या फिर हेजीमोनी, ठीक है। हेजीमोनी का मतलब है डोमिनेंस, आधिपत्य। कहाँ पे? वर्ल्ड के पॉलिटिक्स पे, विश्व राजनीति पे, ठीक है। हमने देखा है कि कैसे 1945 से लेके स्टार्ट करके 1991 तक पूरी दुनिया में हमें क्या देखने को मिला था? कोल्ड वॉर। स्पेशली इन यूरोप हमें देखने को मिला था कोल्ड वॉर। और 1991 पे जाके ये कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म होता है जब सोवियत यूनियन क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सोवियत यूनियन जब टूट जाता है तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, यूएस इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लोन सुपर पावर। यूएस जो है वो इमर्ज होता है, ठीक है। यूएस जो है वो इमर्ज्ड होता है वर्ल्ड का लोन सुपर पावर। लोन मतलब अकेला सुपर पावर, ठीक है। पहले दो था, यूएसए एंड यूएसएसआर। अभी यूएस जो है वो एकमात्र सुपर पावर है। यूएस इज द लोन सुपर पावर विथ नो सीरियस थ्रेट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, जिसका कोई भी खतरा नहीं है दूसरे किसी भी देश से, ठीक है। The era after the Cold War has been described as a period of US dominance or a unipolar world। और ये जो दौर स्टार्ट हुआ है आफ्टर द कोल्ड वॉर, मतलब 1991 के बाद ये जो एक दौर स्टार्ट हुआ है, ये जो एक एरा स्टार्ट हुआ है, इसको बहुत सारे लोगों ने डिस्क्राइब किया है एज ए पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस। यूएस का क्या है? डोमिनेंस। यूएस का जो है आधिपत्य, या फिर एक ऐसा वर्ल्ड जो वर्ल्ड बाइपोलर नहीं है, वो वर्ल्ड है एक यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर मतलब जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल या एक ही कंट्री जो है वो पूरे विश्व पे या फिर विश्व राजनीति पे वो अपना डोमिनेंस जो है वो दिखा रहा है। एक ऐसा वर्ल्ड, ए वर्ल्ड वेयर ओनली वन कंट्री एक्सरसाइजेस इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे एक ही देश जो है उसका ही इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, उसका ही मिलिट्री इन्फ्लुएंस है एंड उसका ही कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम इकोनॉमी के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा इकोनॉमी जो है वो है यूएसए का। अगर हम मिलिट्री के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा सेना जो है वो यूएसए का। अगर हम कल्चर की बात करें कि कैसे यूएस का कल्चर सभी देश फॉलो कर रहे हैं, तो कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है, कल्चर का जो प्रभाव है, वो भी हमें सिर्फ एक ही कंट्री का देखने को मिलता है, वो है यूएसए। तो एक ऐसा वर्ल्ड बन चुका था आफ्टर 1991 जहाँ पे एक ही कंट्री इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल, ये तीनों जगहों पे अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहा था, या फिर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बाकी सभी पे दिखा रहा था, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? द यूएस हेजेमोनी बिगेन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991। बोला गया है कि यूएस का जो हेजेमोनी है, यूएस का जो आधिपत्य है या फिर यूएस का जो डोमिनेंस है, वो स्टार्ट हुआ था जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था 1991 पे, ठीक है। दिस फैक्ट इज लार्जली करेक्ट। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को, इसी फैक्ट को क्या मानते हैं? करेक्ट मानते हैं कि हाँ, यूएस का जो डोमिनेंस है वो 1991 के बाद ही स्टार्ट हुआ है जब सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड हो गया है। लेकिन बट टू मेन ऑब्जर्वेशंस हियर शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट। यहाँ पे हमें दो और चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो दो चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट वन, the US hegemony began after the end of the Second World War in 1945. By 1991, the world was in fact living in a period of hegemony. बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि एक्चुअली हाँ, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ही यूएस का जो डोमिनेंस है वो पूरे वर्ल्ड पे वो दिखाई दिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि यूएसए का जो डोमिनेंस है वो एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही स्टार्ट हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1945 में, तब से यूएसए का जो डोमिनेंस है वो स्टार्ट हो चुका था। क्यों? बिकॉज यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर टक्कर देना चाहता था किसको? यूएसए को। नेटो जो है इसका फॉर्मेशन पहले किसने किया था? यूएसए ने किया था 1949 पे। उसके बाद उसको रोकने के लिए यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट फॉर्म किया। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि ऑलरेडी एक कंट्री था जिस कंट्री का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में था और उसको रोका जा रहा था, रोकने की कोशिश किया जा रहा था कि तुम अपने आप को डोमिनेट ना करो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 यूएस हेजेमोनी जो है वो स्टार्ट हो चुका था, और 1991 आते आते
हम ऑलरेडी एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे थे जिस वर्ल्ड को बोला जाता है ए पीरियड ऑफ हेजीमोनी। हम लोग ऑलरेडी हेजीमोनी पे जी रहे थे, हम लोग ऑलरेडी पता है कि हु इज़ द हेजीमॉन, हु इज़ द रूलर, हु इज़ द डोमिनेटर, ठीक है, दैट इज द यूएस। नेक्स्ट क्या क्या था पॉइंट, इराक, सॉरी, इन्वेशन ऑफ इराक। इन्वेशन ऑफ इराक का मतलब क्या है कि इराक पे आक्रमण, ठीक है, इराक पे इन्वेड किया गया है, आक्रमण किया गया है। इराक इन्वेडेड कुवैत इन अगस्त 1990। बोला गया है कि इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेड किया, आक्रमण किया, कब? 1990 पे। आफ्टर अटेम्प्ट्स मेड बाय सेवरल कंट्रीज टू परसुएड इराक टू लीव कुवैत फेल्ड, द यूएन decided to liberate Kuwait from Iraqi occupation by using military force। बोला गया है कि इराक ने हमला कर दिया था किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर। अभी इराक ने जो कुवैत के ऊपर हमला किया तब बहुत सारे कोशिश किए गए, अटेम्प्ट्स किए गए, किसके द्वारा? सेवरल कंट्रीज के द्वारा, बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा बहुत सारे कोशिश जो है वो किए गए ताकि क्या किया जाए? इराक को परसुएट किया जाए। परसुएट करना मतलब इराक को एटलीस्ट बोला जाए कि तुम कुवैत पे हमला ना करो, कुवैत पे हमला जो है वो तुम ना करो और कुवैत को छोड़ दो, खाली छोड़ दो, ठीक है। इराक ने किसके ऊपर हमला किया था? कुवैत के ऊपर हमला किया था। कब किया था? 1990 पे किया था। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर कोशिश किया है परसुएट करने का, किसको? इराक को, कि लीव कुवैत, प्लीज लीव कुवैत, लीव कुवैत को छोड़ दो, ठीक है, कुवैत को छोड़ो। और ये जो चीज़ है, ये जो परसुएशन है या फिर ये जो परसुएट है, ये जब फेल्ड हो गया, जब इराक ने कुवैत पे हमला करना नहीं छोड़ा, इन्वेड करना जब नहीं छोड़ा, तब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि मैं अभी क्या करूँगा? कुवैत को लिबरेट करवाऊंगा, कुवैत को आज़ादी जो है वो दिलवाऊंगा। किससे? इराकी ऑक्यूपेशन से, इराक के कब्जे से, ठीक है। बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग मिलिट्री फोर्स, सेनाओं की मदद लेके, ठीक है। दिस वॉज ए हिस्टोरिक डिसीजन मेड बाय द यूएन। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन था जिसको किसने लिया है? यूएन ने लिया है। एंड वाज हेल्ड एज द इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और बहुत सारे लोगों ने इसको बोला है कि अभी जाके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, नया वर्ल्ड जो है, नया दुनिया जो है वो स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे सभी कंट्रीज जो है, सभी कंट्रीज एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं? परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको? इराक को। और जब ये परसुएट नाकाम हुआ तब यूएनओ ने ये डिसाइड किया कि हाँ, मैं अभी कुवैत को खाली करवाऊंगा इराकी ऑक्यूपेशन से, इराक के कब्जे से, बाय यूजिंग मिलिट्री फोर्स, ठीक है। और इसको बोला गया है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ए ह्यूज coalition of 6,60,000 troops from 34 countries fought against Iraq and defeated it। बोला गया है कि यूएन ने क्या किया है? यूएन ने अपना ही एक coalition ऑफ ग्रुप, एक गठबंधन फोर्स का, सेनाओं का एक गठबंधन बनाया और टोटल नंबर ऑफ सेना जो है वो थे 6,60,000 फ्रॉम कितने कंट्रीज? 34 कंट्रीज। 34 कंट्रीज से 6,60,000 सेना को लिया गया और सभी ने मिलके फॉट किया, लड़ाई किया है किसके साथ? इराक के साथ। एंड डिफीटेड इट। डिफीटेड इट मतलब इराक को हराया है, मतलब क्या है कि इराक को मजबूर किया है कि वो कुवैत को खाली करे। दिस वॉर केम टू बी पॉपुलरली नोन एज फर्स्ट गल्फ वॉर। इसको सभी लोग बोलते हैं, पॉपुलरली बोला जाता है, इसको प्रसिद्ध है एक नाम से जिसका नाम है गल्फ वॉर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है। फर्स्ट गल्फ वॉर से कुछ चीज़ें दिखते हैं। द यूएस आउटराइटली डोमिनेटेड द वॉर बिकॉज, बोला गया है कि ये जो वॉर है, ये जो हमने वॉर देखा है, इराक का जो इन्वेशन है कुवैत के ऊपर, उसके बाद कैसे इराक के खिलाफ 34 कंट्रीज़ ने अपना सेना मिला के 6,60,000 ट्रूप्स ने एगेंस्ट पे, इराक के एगेंस्ट पे जाके उन्होंने क्या किया है? लड़ाई किया है इराक के साथ और उसको हराया है, ठीक है। इसी चीज़ में यूएस ने डोमिनेट किया है, इस वॉर में यूएस ने डोमिनेट किया है। कैसे किया है देखते हैं। इन यूएन्स इन्वेशन ऑफ इराक नियरली 75,000 सोल्जर्स वर अमेरिकन। बोला गया है कि जब यूएन ने इन्वेड किया है इराक के ऊपर, हमला किया है इराक के ऊपर, तो वहाँ पे 75% सोल्जर्स जो थे वो किसके थे? अमेरिका के था, ठीक है। 6,60,000 ट्रूप्स में से 75,000 जो ट्रूप्स है, सोल्जर्स जो है वो अमेरिकन थे। एंड अमेरिकन जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ लेड द कोलिशन फोर्स। और ये जो 6,60,000 जो ट्रूप्स है, सेनाओं का जो गठबंधन है, इसको लीड किया है किसने? अमेरिका का ही एक जनरल ने, जिसका नाम है नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ, ठीक है।
इराकी फोर्सेस वर सून डिफीटेड एंड दे वर फोर्स टू विड्रॉ फ्रॉम कुवैत। इराक के जो फोर्सेस है, इराक के जो सेना है, इनको बहुत ही जल्द हराया गया और उनको बोला गया कि आप कुवैत को खाली करो, ठीक है। और सुन बहुत ही जल्द क्या हुआ है, इराक ने कुवैत को खाली कर दिया। उनके जो फोर्सेस है, इराक के जो फोर्सेस है जो कुवैत पे थे, इराक के जो फोर्सेस है जो कुवैत पे थे, इनको क्या किया गया, यहाँ से खाली कर दिया गया। द गल्फ वॉर रिवील्ड द मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ यूएस ओवर अदर कंट्रीज। गल्फ वॉर के बाद सभी को पता चल गया कि मिलिटरीली, सेनाओं के मामले में या फिर मिलिट्री के मामले में यूएस जो है वो कितना ज़्यादा सुप्रीम है। सुप्रीम मतलब कितना ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। द यूएस यूज्ड स्मार्ट बॉम्ब्स ड्यू टू व्हिच सेवरल ऑब्जर्वर्स टर्म्ड इट एज कंप्यूटर वॉर। बोला गया कि यूएस ने इसी वार में, कौन से वार में, ये जो गल्फ वार है, इस गल्फ वार में यूएस ने जिन बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है उन बॉम्ब्स का नाम है स्मार्ट बॉम्ब्स। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस वार को कंप्यूटर वार भी बोला है। क्या वार बोला है? कंप्यूटर वार। इट इज़ बिलीव दैट, ये विश्वास किया जाता है कि यूएस में हैव प्रॉफिटेड फ्रॉम द वार। यूएस ने इस वार से भी एक प्रॉफिट जो है वो निकाला है। कैसे? as it received more money from countries such as Japan, Germany, Saudi Arabia than it had spent in the war। जितना पैसा यूएस ने खर्च किया है गल्फ वॉर पे, उससे भी ज़्यादा पैसा उसने कमाया है। कैसे? जैसे जब यूएस ने अपने सभी स्मार्ट बॉम्ब्स जब इसका इस्तेमाल किया था, तब बहुत सारे कंट्रीज़ इसको देख के प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। प्रसिद्ध होके उन्होंने क्या किया है, यूएस से स्मार्ट बॉम्ब्स जो है वो खरीदने की कोशिश किया है। उन कंट्रीज़ का नाम क्या है? जापान है, जर्मनी है, सऊदी अरेबिया है। इन कंट्रीज़ ने यूएस से क्या किया है, बॉम्ब्स जो है, वेपन्स जो है वो खरीदा है और इससे यूएसए को पैसा मिला है। तो जितना पैसा यूएसए ने खर्च किया था गल्फ वॉर में, उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है वो उसने प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट में आया है उसका, और ये माना जाता है, ठीक है, ये बिलीव किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द क्लिंटन ईयर्स। विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन ओन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1992। तो क्या होता है, यूएस में 1992 पे होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन पे जीतता है कौन? विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, ठीक है। ही वॉज ए डेमोक्रेट। वो क्या थे? एक डेमोक्रेट थे। डेमोक्रेट मतलब वो एक लोकतांत्रिक इंसान थे जो डेमोक्रेसी पे विश्वास करते थे। हु कैंपेन्ड ऑन डोमेस्टिक रादर देन फॉरेन इशूज़। जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ाई किया है, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट किया था, तब उन्होंने ज़्यादा जोर जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज़ पे, मतलब यूएस के अंदर के जो प्रॉब्लम्स है उन इश्यूज़ पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। फॉरेन इश्यूज़ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है। मतलब दूसरे देशों के ऊपर कैसे हमला करना है, दूसरे देशों को कैसे कंट्रोल करना है, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने जोर नहीं दिया है। उन्होंने दिया है अपने देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने सुधारने की कोशिश जो है वो किया है। He won the election again in 1996। 1992 पे तो एक बार इलेक्शन जीता ही है बिल क्लिंटन ने। उसके बाद जब यूएस में 4 साल बाद फिर से इलेक्शन हुआ 1996 पे, तब भी इलेक्शन पे वो जीता था। कौन जीता था? बिल क्लिंटन, ठीक है। ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स इट अपीयर्ड दैट यूएस हैज़ बीन फोकसिंग मोर ऑन इट्स इंटरनल अफेयर्स। क्लिंटन के टाइम पे, मतलब क्लिंटन जब तक देश के प्रेसिडेंट थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनके टाइम पे ये माना जाता है कि यूएस का ज़्यादातर फोकस जो है, नज़र जो है वो था इंटरनल अफेयर्स पे। इंटरनल अफेयर्स मतलब देश के अंदर के कामकाजों में, ठीक है। देश के अंदर के जो पॉलिटिक्स है, देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन दिया जा सके, यही मामला था किसका? यूएस का, जब क्लिंटन उनके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। Regarding foreign policy, the Clinton government aimed to focus on soft issues like promotion of democracy, world trade, climate change rather than hard politics like military power and security। मतलब क्या है, क्लिंटन के गवर्नमेंट के टाइम पे क्लिंटन ने क्या किया है, ज़्यादा फोकस जो है वो सॉफ्ट इश्यूज़ पे दिया है, ठीक है। सॉफ्ट इश्यूज़ पे दिया है। सॉफ्ट इश्यूज़ मतलब कैसे डेमोक्रेसी को प्रचार करना है, वर्ल्ड में ट्रेड जो है वो कैसे अच्छा करना है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को कैसे ठीक करना है, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। हार्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, हार्ड पॉलिटिक्स मतलब मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सेनाओं का जो क्षमता है, सेनाओं का जो सुरक्षा है, इनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया है। या फिर कैसे दूसरे देशों के ऊपर हमला करना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने सिक्योरिटी, अपने देश की सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा गया है। यहाँ पे सोचा गया है कि कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके, कैसे वर्ल्ड में अच्छा ट्रेड किया जा सके, कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, ठीक है। However, US did show its willingness
टू यूज मिलिट्री माइट ऑन मोर देन वन ओकेशन। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल क्लिंटन जब यूएस के प्रेसिडेंट थे तब यूएस ने कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है। हाँ, देर आर टू ओकेशंस, देर आर टू टाइम्स जब यूएस ने ये विलिंगनेस दिखाया है, ये इच्छा दिखाया है कि वो अपने मिलिट्री माइट को, मतलब मिलिट्री का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। और वो दो चीज़ें था, एक है एक्शन अगेंस्ट यूगोस्लाविया और एक है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे, दो ऑपरेशन है जहाँ पे यूएस ने अपना सेनाओं का इस्तेमाल किया है दूसरे कंट्रीज़ पे, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ में जाके लड़ाई किया है। और ये कब हुआ है? क्लिंटन के टाइम पे, ठीक है, 1999 पे शायद हुआ था, 1998 या 1999 पे शायद ये सब चीज़ें हुआ था, जब बिल क्लिंटन जो है वो देश के प्रेसिडेंट थे। कौन से देश के? यूएस के प्रेसिडेंट थे। बिल क्लिंटन जो है वो 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं, 1992 पे एक बार, 1996 पे एक बार। वो एक डेमोक्रेट थे और उन्होंने डोमेस्टिक इश्यूज़ को लेकर लड़ाई किया है। उन्होंने फॉरेन इश्यूज़ को लेकर बातचीत जो है वो बहुत ही कम किया था। उन्होंने सॉफ्ट इश्यूज़ जैसे फॉर एग्जांपल कैसे डेमोक्रेसी को प्रचार करना है, वर्ल्ड में ट्रेड जो है वो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस पर नज़र दिया गया है। हार्ड पॉलिटिक्स पे उतना नज़र जो है उनका नहीं था जितना उनका सॉफ्ट इश्यूज़ पे था। लेकिन क्लिंटन के टाइम पे भी हमें 2 ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे सेनाओं ने दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया है, और वो है एक्शन अगेंस्ट यूगोस्लाविया और एक है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ठीक है, तो यहाँ तक आज के क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो कोई भी डाउट होने से, कुछ भी होने से इस वीडियो को बार बार देखो और कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हो।